अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में भी हम 3 चैप्टर ही डिस्कस करेंगे, जो कि है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 के साथ। और मैं पहले फिर से एक बार बता दूँ कि काफ़ी सारे MCQs जो हैं वो बुक की ही लाइन्स हैं, बुक की ही चीज़ें दी हुई हैं, बुक में एक्सप्लेनेशन भी उनकी दी हुई है अक्सर जगहों पर। और कुछ बुक के एक्सरसाइज के MCQs आए हुए हैं, तो मैं उनकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है और आप लोगों का भी टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। आप लोगों ने जो चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं वो दोबारा मुझसे सुनने की ज़्यादा कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर मैं हल्का-फुल्का चीज़ों के बारे में बताता जाऊँगा और ज़्यादा डिटेल में नहीं कोशिश करूँगा ज़्यादा डिटेल में ना जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला MCQs है, विच इज़ एन एमॉर्फस सॉलिड, कि इनमें से कौन सा एक एमॉर्फस सॉलिड है। एमॉर्फस सॉलिड होता क्या है? सॉलिड्स की वैसे बेसिकली 2 टाइप्स हैं। ओवरऑल देखा जाए तो टोटल 3 बन जाती हैं। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एक होता है एमॉर्फस सॉलिड, और एक होता है पॉलीमेरिक सॉलिड्स या पॉलीमेट्रिक भी उसे अक्सर कह देते हैं, जिसके बारे में आई थिंक इस बुक में नहीं दिया हुआ, और वैसे भी उसे ज़्यादातर इसमें कंसिडर किया ही नहीं जाता। उसे आमतौर पर पॉलीमर्स में ही रखा जाता है। तो उसकी बेस पे देखें तो एमॉर्फस सॉलिड वो होते हैं जिनमें कोई लेटेस्ट पैटर्न जो है वो कोई डेफिनेट नहीं होता, जबकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उसमें अरेंजमेंट एक प्रॉपर वे में हो रही होती है। तो यहाँ पे एमॉर्फस की पूछ रहे हैं तो रबड़ जो है ये एग्जांपल है एमॉर्फस सॉलिड की। इसमें कोई स्ट्रक्चर जो है एक प्रॉपर वे में नहीं होता, यानी कि जो उसमें एलिमेंट्स की अरेंजमेंट कहते हैं, यूनिट सेल्स की अरेंजमेंट कहते हैं, वे प्रॉपर नहीं होती। इन लिक्विड्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है लिक्विड में वो रीजनेबली स्ट्रॉन्ग होती हैं वेरी स्ट्रॉन्ग होती हैं सॉलिड्स के केस में, और वेरी वीक होती हैं गैसेस के केस में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही बनता है वो है सी, रीजनेबल स्ट्रॉन्ग, यानी कि ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना ही ज़्यादा वीक। When water freezes at 0 degrees Celsius, its density decreases because empty space present in ice structure। गलत लग गया लाइन थोड़ी सी, या रिजल्ट देख लें अगर है हमारे पास तो। अच्छा छोड़ें, बस ठीक है, सी ऑप्शन है वो कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड क्या है कि द प्रोसेस ऑफ चिलिंग अ लिक्विड बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि एक लिक्विड है उसका एक फ्रीजिंग पॉइंट है, उससे भी उसे नीचे जाके ठंडा करना, चिल करवाना कि वो सॉलिड ना बने, उसे कहते हैं कि सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ये जो ग्लास है CaF2 यहाँ पे आया है, कैल्शियम फ्लोराइड और NaCl, ये सारे ही सुपर कूल्ड लिक्विड हैं। Which of the following gas has maximum value of charge to mass। अब चार्ज टू mass की बात कर रहा है तो डेफिनेटली डिपेंड करेगा चार्ज पे। अब मैं फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लेता हूँ कि सबके ऊपर चार्ज सेम है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि सारे सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो फिर मेरा बेसिकली जो डिपेंड कर रहा होगा चार्ज टू मैस वैल्यू, वो डिपेंड कर रही होगी मैस पे। तो यहाँ पे मैस के हिसाब से देखें तो सबसे कम मैस है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन की चार्ज टू मैस रेशियो जो है वो सबसे ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अदर्स। द फिनोमिना इन विच द सब्सटेंस एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब ही कई होता है, उसका मतलब है कि एक से ज़्यादा जो शेप में पाए जाते हैं सब्सटेंसेस उन्हें पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। फिनोमिना पॉलीमॉर्फिज्म है, उन्हें पॉलीमॉर्फिज कहते हैं। द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ AgNO3। अच्छा इसके बारे में बता दूँ, मैंने इंटरनेट से वैसे दोबारा सर्च किया था क्योंकि मुझे खुद कन्फ्यूजन हो रही थी इसमें। तो जो मैंने देखा है इंटरनेट पे, उसमें इसका स्ट्रक्चर बताता है ऑर्थोहोम्बिक है, ऑर्थोहोम्बिक स्ट्रक्चर जो बता रहा है इंटरनेट पे। लेकिन फिर मैंने बुक से भी कंसल्ट करना था क्योंकि बेसिकली हमारा है तो टॉपिक बुक से, तो मैंने बुक में जब देखा है तो उस हिसाब से बनता है रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइगोनल। अब फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि ऑर्थोहोम्बिक होता है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन रोम्बोहेड्रल एंड जो है ऑर्थोहोम्बिक, ये दोनों सेम नहीं हैं, एंगल डिफरेंस हैं, साइड्स डिफरेंस हैं। जबकि रोम्बोहेड्रल जो है और ट्राइगोनल स्ट्रक्चर जो है ये सेम ही है, यानी ये एक के ही दो डिफरेंट नाम हैं। होता क्या है इसमें कि तमाम साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं और जो एंगल होते हैं वो 90 टू 120 के दरमियान में होते हैं और एंगल भी सारे सेम होते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने देखी है जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि यही ऑप्शन ठीक है, वो ये है कि एक बुक में एक इसकी एग्जांपल जो दी हुई है उसमें AgNO3 तो है नहीं, एटलीस्ट जो मेरे पास बुक है उसमें नहीं है, मेरे पास की बुक है वैसे तो उसमें AgNO3 है, लेकिन वहाँ पे NaNO3 है सोडियम नाइट्रेट है, पोटाशियम नाइट्रेट है,
और ये सिल्वर नाइट्रेट है। तो सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट का जो स्ट्रक्चर है वो डेफिनेटली इसका भी सेम ही होगा स्ट्रक्चर। अगर उसकी बेस पे मैं देखूँ तो स्ट्रक्चर जो बनता है वो बी ही ऑप्शन बनता है। इस वजह से मैं बी कह रहा हूँ। अगर कोई हो कन्फ्यूजन या कोई मसला हो तो आप खुद चेक कर सकते हैं बुक में। मेरे हिसाब से तो बी ही बन रहा है। क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन स्टेरिलाइजिंग द मेडिकल इक्विपमेंट। प्लाज्मा को यूज़ करते हैं। प्लाज्मा कैसे करता है स्टेरिलाइज किसी भी इक्विपमेंट को? बाय ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के। ये क्या करता है कि केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस कर देता है जिसकी मदद से उस जो होता है इक्विपमेंट होता है उसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं और इस तरह से ये मेडिकल इक्विपमेंट को स्टेरिलाइज कर देता है। एट विच पॉइंट हीट इज़ एब्जॉर्ब विदाउट चेंज इन फेस। बॉइलिंग पॉइंट है जिसमें फेस चेंज नहीं होता और हीट एब्जॉर्ब होती रहती है और मेल्टिंग पॉइंट पे शेप चेंज हो जाती है, फेस चेंज हो जाता है। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस एग्जिस्ट इन। अब वैसे लंदन फोर्सेस जो हैं पहले तो ये देख लें हैं कौन से। ये शॉर्ट डिस्टेंस फोर्सेस होती हैं, शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं और ये तमाम पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में वैसे मौजूद होती हैं। लेकिन जो करंट केस है हमारे पास पूछ रहा है इसमें है कि ये मॉलिक्यूल ऑफ नियॉन गैस में मौजूद होती हैं। विच वन हैज़ मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी। अब जो हाइड्रेशन एनर्जी है वैसे तो ये बुक की चीज़ें हैं सारी, मैं आपको सिर्फ हल्के फुल्की चीज़ें एक्स्ट्रा साथ इसलिए बता रहा हूँ कि हल्का फुल्का सा कॉन्सेप्ट बने कि आपको एक लॉजिक हो आपके पास। अगर पेपर में वो चीज़ों को हल्का हल्का चेंज भी कर दे तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन क्यों बन रहा है उसके पास उस लिहाज से। अब यहाँ पे है कि विच वन हैज़ मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी का टेबल बुक में गिवन है, अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है ज़्यादा, लेकिन वैल्यूज़ ये हो सकता है कि पेपर में कहीं ना कहीं भूल जाएँ। अब ये देख लेते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड किस पे करती है। हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी ऑफ आयंस पे, कि जो चार्ज जो है ना डेंसिटी जो ज़्यादा स्मॉलर आयन होगा उसके लिए वो ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक है सोडियम। सोडियम पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि उसने एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है। कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए हैं और बेरियम ने भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए हैं। अब बेरियम जो है पीरियोडिक टेबल में ये नीचे आता है थोड़ा, तो इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी ही बड़ा है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा तो उसकी वजह से भी वो कोई उसकी जो कह सकते हैं कि शील्डिंग फोर्स होती है आई थिंक वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन एल्यूमिनियम जो है एक तो ये ऊपर है टेबल में, टॉप पे आ जाता है और इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए हैं तो इसका आयन का जो साइज़ होगा वो ज़्यादा स्मॉलर होगा एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर गिवन ऑप्शंस, जिसकी वजह से मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी है वो होगी एल्यूमिनियम +3 की। अगर इस तरह करना चाहें ठीक है, वरना बुक से आप टेबल देख के याद कर सकते हैं। विच चीज़ सूडो सॉलिड। ग्लास जो है सूडो सॉलिड की एक एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हैव हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। बुक में है ये जो गोल्ड है उसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर नहीं होता। ऐसे बुक में उसने सी और डी ऑप्शन दिए हैं, ग्रेफाइट और जिंक ऑक्साइड दिया है, जिंक वहाँ पे भी नहीं दिया हुआ, तो ये ढूंढना पड़ेगा आपको, नेट से सर्च करना पड़ जाएगा। विच वन ऑफ देम इज़ मैक्रोमोलिक्यूल। कि इनमें से मैक्रोमोलिक्यूल कौन सा है? डायमंड है जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बन मिलते हैं और वो बनता है मैक्रो स्ट्रक्चर, इसका जाइंट स्ट्रक्चर होता है। मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट पॉलीमॉर्फ। ये भी हमने पीछे देखा भी था, दोबारा रिपीट हुआ है लेकिन थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करके रिपीट किया हुआ है। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल लेटिस इज एन एटम, एन आइन, अ यूनिट सेल, एन एलिमेंट। जो क्रिस्टल लेटिस का सबसे छोटा पार्ट होता है उसे यूनिट सेल कहते हैं, जो एलिमेंट का होता है उसे एटम कहते हैं। अ क्रिस्टल लेटिस इन विच ऑल एक्सिस आर इक्वल, और ये दूसरा आना था, यहाँ पे मिस्टेक है ये, बट नन एंगल इज़ 90 डिग्री। तो ये जो है जी रोहोम्बिक स्ट्रक्चर, या ये हमने पीछे भी देखा था रोहोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर, इसमें होता है कि सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, ऑल एक्सिस इक्वल होते हैं, लेकिन एंगल जो होता है वो 90 to 120 डिग्री के दरमियान में होते हैं। When water freezes it occupies 9% more space। उसकी वजह ये है कि लेस डेंसिटी होती है और इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। एट मरी हिल्स वाटर बॉयल्स एट 98 डिग्री सेल्सियस, और माउंट एवरेस्ट पे जो है वो 69 डिग्री सेल्सियस है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं डिक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है बॉइलिंग के लिए रिक्वायर्ड वाटर का, वो भी डिक्रीज़ होता रहता है। A crystal system in which all axes are equal but none of the angle is 90 डिग्री। दोबारा रिपीट हो गया, वहाँ पे भी डी ऑप्शन था और यहाँ पे भी डी ऑप्शन ही है। फोर्सेस विच मेक द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस पॉसिबल आर।
डिबे फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस, लिक्विफिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। केमिस्ट्री लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा मुश्किल मुश्किल चीज़ें हैं। तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं जो पॉसिबल बना रही होते हैं उसकी लिक्विफिकेशन। एग्जिस्टेंस ऑफ सल्फर इन टू फॉर्म्स, कहते हैं कि जो सल्फ़र है उसकी दो फॉर्म्स मौजूद हों तो उसे क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं। अब एलोट्रॉप्स क्या होता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ अ केमिकल एलिमेंट। फिजिकल फॉर्म्स डिफरेंट होती हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट नहीं होती। द लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF एज कम्पेयर टू वाटर इज़ ड्यू टू, किस वजह से होता है, फ्लोराइड बीइंग लेस नेगेटिव देन ऑक्सीजन, गलत है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती ही फ्लोरीन की है। फॉर्मेशन ऑफ 1F एटम पर HF पर मॉलिक्यूल एज कम्पेयर टू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बाई O एटम पर H2O मॉलिक्यूल। ये तो ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन इस लिहाज से ठीक है कि नहीं वो देखते हैं अभी हम। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज़ मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, गलत है ये। तो सी ऑप्शन जो है हम, बी ऑप्शन जो है सॉरी हमारे पास वो बिल्कुल ठीक है। डी में उसने पूछा हुआ है, ए और बी दोनों ही ठीक है, ए वाला हमारे पास गलत है। और वैसे भी ये 2017 का पेपर है तो 2017 की पढ़ी थी तो उससे मैंने देखा हुआ है, कंसल्ट किया हुआ है। की में मिस्टेक्स हो सकती हैं, मैं हर दफ़ा बताता हूँ, ये बार बार बताता हूँ कि की पे रिलाई नहीं करना, मैं चीज़ें साथ साथ बताता हूँ, उन्हें गौर से सुना भी करें और वो देखा भी करें मैं जो टिक कर रहा होता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में फर्स्ट MCQs है, व्हेन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन इन मैग्नेटिक फील्ड सम न्यू लाइंस आर कॉल्ड। अब बात हो रही है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है और मैग्नेटिक फील्ड में, जब मैग्नेटिक फील्ड होगी तो जीमेंस इफेक्ट होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो स्टार्क्स इफेक्ट होगा। तो हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है जो कि है जीमेंस इफेक्ट। क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 2p ऑर्बिटल आर, क्वांटम नंबर वैल्यू जो है 2p के लिए, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होता है और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 1 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बन रहा है बी, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1। द चार्ज इन कॉलम्स ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑप्शन है। अब है कैसे ये भी मैं बता देता हूँ, आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि आपने फाइंड करना है चार्ज कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहले तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जो हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर मोल हैं कितने, वो होते हैं 6.02, जो कि एवोगैड्रोस नंबर है 6 पॉइंट, मैं सिंपली एन ए लिख देता हूँ, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। इससे आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 क्रॉस 10 रेज -19। इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 96320। ये होता है चार्ज कॉलम 1 मोल पे। अगर वैसे भी याद करना चाहिए तो ठीक है, लेकिन अगर इनकेस पेपर में भूल जाए तो आप इससे फाइंड कर सकते हैं। द वेव नंबर ऑफ द वेव इज़ 5 क्रॉस 10 रेज -6। द वेव लेंथ ऑफ द वेव, ये -6 नहीं होगा +6 होगा, वेव नंबर -6 नहीं होगा। द वेव लेंथ ऑफ द वेव इज़, यहाँ पे क्या करेंगे, हमने ये फिज़िक्स में वैसे डिस्कस किया हुआ है, वेव नंबर के साथ इसे, वेव नंबर को कुछ इस तरह वी के साथ डैश ऊपर होता है उसे डिनोट करते हैं, तो ये इक्वल टू होता है लैम्डा के वेवलेंथ के। तो 1 के साथ डिवाइड करेंगे, 5 को 0.2 क्रॉस 10 रेज -6 आ जाएगा, और उसने इसे को 200 बना के नैनोमीटर में कर दिया है। चीज़ सेम ही है, बस उसने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए नैनोमीटर में कर दिया। ब्लैक बैकग्राउंड इज़ ऑब्टेन्ड इन एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम के दौरान ऑब्टेन होता है। द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ, हाँ अब ये कैलकुलेट करने वाला काम है तो एक्सरेज, मैं आपको पहले बता देता हूँ, आंसर बता देता हूँ कर कैसे सकते हैं आप लोग। पूछ क्या रहा है कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बताएं जो बोहर के फर्स्ट ऑर्बिट में सिमिलर हो, कहता है कि मूव कर रहा है बोहर के फर्स्ट ऑर्बिट के सिमिलर। तो हमने करना क्या है, हमें पता है कि लैम्डा इक्वल टू होता है 2πr के, ये बुक में है फार्मूलाज, ये रिलेशंस हैं, उसी की डेरिवेशन है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसके इक्वल। अब हमें पता है कि बोहर का फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसका रेडियस होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम है 0.529, उसे मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और फिर पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.14 या तकरीबन 4 तक क्या आ जाता है। मैं अंदाजे में कहता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली 4 क्रॉस 10 रेज
मेरे पास आ जाएगा -10। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम उसमें कैलकुलेशन में ज़्यादा लग जाता है, तो आपके पेपर में अप्रॉक्सीमेशन से काम चल सकता है, तो आप वहाँ पे काम चला लिया करें। अब 10⁻⁻10 है, मुझे ये पता है कि एक्स रेज़ जो हैं उनकी वेवलेंथ की जो रेंज है वो होती है 10⁻8 टू 10⁻12। 10⁻10 आंसर आ रहा है मेरे पास इस वेवलेंथ का, तो इसका ये मतलब है कि वो सिमिलर किसके होंगी, एक्स रेज़ के सिमिलर होंगी, क्योंकि ये जो 10⁻10 है, मैं 4 को देखूंगा ही नहीं, उसका कोई खास फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, मेरे पास पावर वाला ही फैक्टर काफ़ी है, तो उसकी बेस पर मैं देखूँ तो ये एक्स रेज़ से किस सिमिलर होगी वेवलेंथ। इन विच ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स गो आफ्टर 6d। अच्छा, इससे याद करने का आई डोंट नो आप लोगों को कैसे बताया हुआ है टीचर्स ने, मेरे पास जो था हमें स्कूल में 2 तरीके बताए गए थे। एक तो था वो सोना सोना पप्पू सोना, यानी कि एस एस पी एस, यानी कि सोना सोना पप्पू सोना, इस तरह कुछ करके कुछ स्कूल्स में। और मैंने एक और भी इसका ढूंढा हुआ था, वो था कि स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। अच्छा, अब करना क्या है, इसी तरह लिखते जाना है, मैं बता देता हूँ आपको क्योंकि पूरा लिखने में यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, इस तरह लिख लेंगे आप सारे एक ही दफ़ा। ये मैं तब बता रहा हूँ अगर आपको याद ना हो, अगर आप ये याद कर लेते, रट्टा लगा लेते तो अच्छी बात है, ठीक है, वहाँ पे लॉजिक नहीं आपसे पूछी जाएगी। अगर इन केस भूल जाता है तो आप इस तरह कर सकते हैं। तो एस हमेशा 1 से शुरू होगा, पी 2 से शुरू होगा, डी 3 से शुरू होगा, और जो एफ है वो 4 से शुरू होगा। तो 6D के बाद जो आपके पास आएगा वो 7P आएगा। आप ये बना के देखेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर कन्फ्यूजन हो मैं फिर एक्सप्लेन एक दफ़ा कर दूंगा, पूरा का पूरा बना के से याद कर कैसे सकते हैं। एजिमुथल क्वांटम नंबर फॉर 2P अभी हमने पीछे देखा था 1 था, L = 1 होता है। द वेलोसिटी ऑफ फोटोन्स डिपेंड्स अपॉन, वेलोसिटी जो है फोटोन्स की वो डिपेंड करती है वेवलेंथ पे। ये फार्मूला है, उसमें ही वेवलेंथ जो है वो इक्वल टू होती है h/m की। तो यहाँ पे वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे, ना ही एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, ना ही स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पे। मिल्कियंस मेथड इज़ यूज टू डिटरमिन चार्ज टू मास वैल्यू एंड मास टू चार्ज वैल्यू भी फाइंड हो सकता है, तो ये दोनों ही हैं। बुक में ये शायद नहीं लिखे हुए, लेकिन की बुक जो मेरे पास है उसमें ये लिखा हुआ था। फास्ट न्यूट्रॉन हैज़ एन एनर्जी ऑफ 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Radiations emitted in the form of photons when electrons of hydrogen atoms fall from higher level to n = 1 level are in the। अब इस क्वेश्चन में मुझे खुद बड़ी कन्फ्यूजन है, मैं आपके साथ पहले सॉल्यूशन शेयर करता हूँ कि डी ऑप्शन तो है इसका करेक्ट एज पर की, जो कि की मेरे पास अवेलेबल है उसके बेस पे डी ऑप्शन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डी ऑप्शन है। उसकी वजह क्या है कि उसने हायर लेवल का है, हायर लेवल का मतलब है कि उसने मुझे डिफाइन नहीं किया कि मेरे पास N2 की वैल्यू क्या होगी। मैंने यहाँ पे वो जो रिनॉल्ड फार्मूला है, आई थिंक रिनॉल्ड ही है वो, ये वाला जो फार्मूला है 1/λ = 1.0967 कुछ इस तरह करके जो है, ये हमने फिज़िक्स में भी वैसे देखा है, सेकंड लास्ट चैप्टर में था आई थिंक। 1/n1 का स्क्वायर और इसी तरह -1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास करंट केस जो है सॉरी N2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो करंट केस है N1 तो उसने हमें 1 दे दिया, N2 उसने नहीं दिया, हायर एनर्जी लेवल कह दिया, तो मैं उसे इनफाइनाइट ले रहा हूँ कि वो किसी भी ऑर्बिटल से आ सकता है, मुझे वो डिफाइन है ही नहीं मेरे पास N की वैल्यू। अगर मैं N को इनफाइनाइट लेके करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो समथिंग आता है 9.11 करके, कुछ 91 करके या 91, हाँ 91 आ जाता है। अगर मैं उसे यूनिट में नैनोमीटर में कर दूँ तो 91 नैनोमीटर में कह सकता हूँ, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर 91 नैनोमीटर को देखें तो वो इंफ्रारेड रीजन में फॉल करता है, क्योंकि जो अल्ट्रा वायलेट रीजन है ये होती है 100 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक, ठीक है, 400 नैनोमीटर तक, इससे नीचे जो है इंफ्रारेड रीजन है। अब उसके हिसाब से देखें तो मेरे हिसाब से तो बी ऑप्शन बनना चाहिए, लेकिन जो बुक की कहती है उसके हिसाब से डी ऑप्शन है। मे भी मैं गलत कर रहा हूँ, बात हो सकता है मैं कोई एक पॉइंट और कर रहा हूँ, मैं फार्मूला कोई डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ, तो ये आप लोग अपने टीचर्स के साथ कंसल्ट करिएगा, ये क्वेश्चन और फिर देखिएगा कि क्या जवाब आता है, अगर चेंज हो तो फिर मेरी भी करेक्शन करवा दीजिएगा। ये की है चैप्टर नंबर 5 की। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 पे।
चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट एमसीक्यूज है ट्राइएंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके ना थोड़े से ट्रिक्स हैं इस चैप्टर से के कुछ पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के क्या केमिस्ट्री के, वैसे मेरे पास थोड़े से हैं शॉर्टकट्स, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा बाद में जब ये मेरी बात सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। मैं पहले शेयर करना चाह रहा था लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले लेक्चर कर लेते हैं हम, और फिर वो जो ट्रिक्स वाली चीज़ें हैं वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। द बॉन्ड एंगल डिपेंड्स अपॉन, तीनों पे डिपेंड करता है। टाइप ऑफ बॉन्ड, कि बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड कैसे पता चलता है कि कैसा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की बेस पे। नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कि उसमें बॉन्ड्स कितने हैं, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ रहा होता है एंगल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, बॉन्ड एंगल। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इसके साथ भी कि अगर नंबर ऑफ़ लोन पेयर्स इंक्रीज़ होंगे तो एंगल डिक्रीज़ हो रहा होगा। तो डिपेंड तो सब पे ही करता है, ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैलाइड हैव हाईएस्ट परसेंटेज आयोनिक करेक्टर। HF है क्योंकि उसका डिफरेंस जो है सबसे ज़्यादा होता है, तो मैंने ये वैसे इंटरनेट से देखा भी था। तो इसके पास जो वैल्यू है परसेंटेज करेक्टर जो है HF का वो 41% होता है, HCl के केस में 18% होता है आयोनिक करेक्टर, और HBr के केस में 12% है, और HI के केस में 6% है। ये इंटरनेट से ली हुई वैल्यू है, तो लाजमी है कि 100% श्योर। मैं आपको कॉन्सेप्चुअल बेसिस बता रहा हूँ कि क्या है और किस तरह से HF का सबसे ज़्यादा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ जीरो डाइपोल मूवमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड है, बुक में है, ये देख लीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि सेंटर में C होता है और एक तरफ O और दूसरी तरफ भी O, जिसकी वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर रहे होते हैं, और इस पर डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो होती है। द प्लेनर शेप इज़ मेड इन विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहला MCQ जो था उससे मिलता जुलता दोबारा आ गया है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच हैज़ हाईएस्ट आयोनिक करेक्टर। वही बात दोबारा आ गई है जो अभी हमने पीछे MCQs किया, तो उससे हिसाब से ही HF यहाँ पे भी ज़्यादा होगा, और मैंने वैल्यूज़ जो हैं वो वहाँ पे शेयर कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज़ करेक्ट। नाइट्रोजन जो है एटॉमिक मास 14 होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें 7 होंगे। तो स्कूल पब्लिक स्कूल वाली बात अगर माइंड में हो तो यहाँ पे स्कूल और सिर्फ पब्लिक तक है। तो उसके बाद जो है P जो है उसके सब शेल्स जो होते हैं PX PY और PZ होता है। तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। कैसे, एस में 2 फिल हो गए हैं, फिर नेक्स्ट एस में भी 2 फिल हो गए हैं, 4 हो गए, और फिर पी एक्स में 1, पी वाई में दूसरा, पी जी में तीसरा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पहले एक एक जाएगा। अगर इसके बाद यानी कि 8 एटॉमिक नंबर होते हैं तो फिर पी एक्स में 2 होते, पी वाई में 1 और पी जी में 1। ऐसे नहीं होगा कि वो पी एक्स को पहले 2 फिल कर देगा, फिर पी वाई को 1 दे देगा और फिर पी जी को 0 रख देगा, जो कि यहाँ पे बी और सी ऑप्शन की तरह नज़र आ रहे हैं, और डी भी इसी तरह है। तो ये तीनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, ये तीनों गलत हैं, हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट्स एन एलिमेंट दैट फॉर्म्स अ सिंपल आयन विद द चार्ज ऑफ -3। -3 कहते हैं एक सिंपल आयन बनेगा जिसका चार्ज -3 होगा। इस नीचे वाली कॉन्फ़िगरेशन बताएं कि वो कौन सी करेक्ट हो सकती है। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों है? जो बी है इसमें एस फील्ड है, दूसरा 2s भी फील्ड है, 2p6 भी फील्ड है, 3s भी फील्ड है, और 3p3 है। तो यहाँ पे p में 3 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश अगर वो आ जाए तो इसका ऑक्टेट रूल पूरा हो जाता है। अब इसी तरह मैं a में देख लेता हूँ। a में s जो है 1s भी फील्ड है, 2s भी फील्ड है, 2p भी फील्ड है, 3s भी फील्ड है, 3p जो है 1 है। अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ भी जाए तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसे कम से कम 5 चाहिए, तब जाके ये पूरा ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा होगा। इस तरह सी ऑप्शन में देख लें तो डी में 1 आया हुआ है और 4s के लिए गलत है। पहले डी में तो उसने पूरे करने थे, उसके बाद आगे जाना था। और इसी तरह डी ऑप्शन जो है वहाँ पर भी इसी तरह है, डी में 2 आए हुए हैं, तो ये भी गलत है। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स मोर देन न्यूट्रॉन्स। तो वो है हाइड्रो ऑक्साइड। कैसे हैं पहले तो मैं बताता हूँ, एक चीज़ दिमाग में रखें। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है बी पे और सी पे भी, तो इसका ये मतलब है इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। अगर ये देखा जाए लूज़ किया है तो इलेक्ट्रॉन ओवरऑल जो होंगे वो एटलीस्ट प्रोटॉन से कम होंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ख़त्म, सी ऑप्शन बिल्कुल ख़त्म। अब हमारी कन्फ्यूजन रह गई है डी और ए में। अब डी में है नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, जितने भी होंगे इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा होगा। डी का यहाँ पे हमारे पास केस बता रहा है कि इसमें एक प्रोटॉन होता है और इसमें 2 - 1 करेंगे तो एक ही न्यूट्रॉन आएगा। तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर सेम हो रहा है, जो कि हमारे पास करेक्ट नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अब डी में है क्या असल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑक्सीजन के, एक होगा हाइड्रोजन का, एक और आया है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे
10 इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अब ऑक्सीजन के 8 हैं प्रोटॉन और हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन टोटल हो जाएंगे 9। और इसी तरह ऑक्सीजन जो है इसके 8 न्यूट्रॉन है और इस करंट केस में हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन आ जाएंगे हमारे पास 8। तो यहाँ पे देखें जो हमें कंडीशन कही थी, इलेक्ट्रॉन मोर देन प्रोटॉन जो कि है, और फिर प्रोटॉन्स मोर देन न्यूट्रॉन जो कि है। तो इसके बेस पे देखें तो हमारे पास जो है डी ऑप्शन वो करेक्ट होता है। क्वेश्चन 10 है द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 इज एक्सप्लेन्ड बाय एंड टू एंड ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड, फ्रॉम नहीं है फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, एंड साइडवेज ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिटल्स फॉर्म 2 पाई बॉन्ड्स। ये तो ठीक है बिल्कुल, जो नाइट्रोजन के बारे में एक ऑप्शन है ये तो ठीक है। एंड टू एंड ओवरलैप ऑर्बिटल्स फॉर्म्स 1 सिग्मा बॉन्ड एंड एंड टू एंड ओवरलैप फॉर्म्स 2 पाई। एंड टू एंड नहीं होता, साइडवेज ओवरलैप में बनते हैं 5 बॉन्ड्स, तो ये गलत है। 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड्स होता है। जो पहले ऑप्शन में बात की है वही यहाँ पे बात कर रहा है, तो ए और सी दोनों ही हमारे करेक्ट आंसर्स हैं। ये था हमारा चैप्टर नंबर 6। तो इसी के साथ हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं। हमने 3 चैप्टर डिस्कस किए हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें डिस्कस की हैं, कुछ नई चीज़ें सीखी हैं, आप लोगों ने भी सीखी होंगी, मैंने भी सीखी होंगी, कुछ आप लोगों से मुझे फीडबैक मिलेगा तो इंशाल्लाह मेरी इंप्रूवमेंट और हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि बाकी वीडियोज़ की तरह आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहा करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।